हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का सेकंड लेसन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख शासक कौन कौन थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, यानी किन किन साधनों के माध्यम से, किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रमुख रूप से हमें इसमें 3 पुराण याद रखने हैं। सबसे पहला है वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण और तीसरा है भागवत पुराण। इन 3 पुराणों से हमें गुप्त साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा उस समय के जो तत्कालीन अभिलेख हैं, गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, उनके माध्यम से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद से गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व तक का जो काल था, उसमें कहीं पर भी एकीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी। राजनीतिक अव्यवस्था बनी हुई थी, विदेशी आक्रमण हो रहे थे और भारत पर अलग अलग क्षेत्रों से, लगभग मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण की कार्य जो जातियां आ रही थी, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया जा रहा था। ऐसे में गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद ही संपूर्ण भारत में पुनः जो मौर्य काल में हमें राजनीतिक एकता दिखाई देती है, वह पुनः हमें कौन से साम्राज्य में वापस दिखाई देती है? गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बाद से। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना में देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना में उसका साम्राज्य विस्तार जो था कहाँ कहाँ तक था। यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, यहाँ तक साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। दूसरा, हम जो ये येलो वाला एरिया देख रहे हैं, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार जिसके द्वारा किया गया था, वह कौन था? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा सर्वाधिक गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया गया था। और थर्ड हम देख रहे हैं, ये ग्रीन वाला जो लाइट ग्रीन वाला एरिया है, ये अपने अधिकार में लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बाकी जो भी शासक हुए थे, उन्होंने इसके साम्राज्य को सिर्फ अक्षुण्ण बनाए रखा। इसमें विस्तार जो करने वाले ये थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने इतने क्षेत्र पर अधिकार किया था, यानी लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, काठियावाड़ और दक्षिण क्षेत्रों तक संपूर्ण अधिकार किसके अंतर्गत था? गुप्त साम्राज्य शासक के अंतर्गत। हम ये देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी समुद्रगुप्त ने अधिकार स्थापित कर लिया था, लेकिन वहां पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया। हम आगे पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को, तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि लगभग संपूर्ण भारत पर गुप्तों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश में सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था, जिसको गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसको आदिराज के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का आदिराज मतलब प्रारंभिक राजा। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रभावती गुप्ता का जो ताम्र अभिलेख है। कौन सा है? प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्ता का जो ताम्र अभिलेख है, उससे हमें ये पता चलता है कि गुप्त वंश का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। लगभग 30वीं शताब्दी में, लगभग हम 240 के आसपास का इसका काल मानते हैं, यानी 30वीं शताब्दी में गुप्त वंश का जो है हम प्रारंभ मानते हैं। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रभावती गुप्ता के ताम्र अभिलेख से इसकी हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच बना। ठीक है। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराज की। यादी राजा श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसने स्वतंत्र रूप से, श्रीगुप्त ने स्वतंत्र रूप से सत्ता अपने हाथों में नहीं ली थी। ये एक सामंत के अधीन रहकर कार्य कर रहा था। ठीक है। और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। इसको
गुप्त वंश का प्रथम राजा कहा जाता है? किसको? घटोत्कच को। और इसमें अपन को ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, कम पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अपने घटोत्कच के बाद में कौन बना उत्तराधिकारी शासक? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आपका ये कह सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे प्रतापी या पराक्रमी शासक जो था वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी के काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना? तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक अगर हम कहें, प्रथम प्रतापी शासक अगर कहें तो किसको कहेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम में सबसे पहले हम इसके विवाह के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। उस समय सबसे प्रसिद्ध वंश था लिच्छवी वंश। तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी क्या नाम था? कुमार देवी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी क्या नाम था उसका? कुमार देवी उसका नाम था। उसके साथ में इसने विवाह किया था और इससे विवाह करने के बाद ही गुप्त साम्राज्य उन्नति की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि उस समय लिच्छवी वंश जो था वह सबसे प्रसिद्ध शास्त्र वंशों के नाम में आता था। इसलिए कुमार देवी के साथ विवाह करने के बाद गुप्त साम्राज्य था जो था वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता गया था। दूसरा हम देखते हैं उपाधि। ये क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी, महाराजाधिराज। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो सर्वेसर्वा शासक, शक्तिशाली जो शासक होता है, उनके द्वारा ही महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की जाती थी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, गुप्त संवत। ये क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुप्त संवत जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। कब? 319 और 320 ईस्वी के मध्य। 319 और 320 में गुप्त संवत चलाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम में ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। सबसे पहले उसने विवाह किससे किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। उसने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराजाधिराज की। और गुप्त संवत उसके द्वारा चलाया गया था 319 और 320 ईस्वी में। ओके, साम्राज्य विस्तार अपन ने पहले ही देख लिया था इसका। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। साम्राज्य का विस्तार इसी के काल में सर्वाधिक हुआ था। अभी जैसे मैंने आपको मैप में बताया था, ये जो येलो वाला एरिया आपको बताया मैंने, येलो वाला एरिया जो मैंने आपको बताया, ये सारा साम्राज्य जो था किसके द्वारा अधिकृत किया गया था? समुद्रगुप्त के द्वारा अधिकृत किया गया था। ठीक है ना? तो सर्वाधिक उपलब्धियां जो हम देखते हैं वो किसकी हैं? समुद्रगुप्त की। अब समुद्रगुप्त की सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति, एक लेख अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जिसकी पिक आप देख रहे हैं सामने। इससे हमें समुद्रगुप्त की, उसकी विजयों के बारे में, उसका राज्याभिषेक के बारे में, उसकी दिग्विजय नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर 1 नंबर का कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है ये सबसे पहले कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिशेन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है और वह किसका दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन के द्वारा की गई है और वह किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। क्या क्या पद थे देखो इसके, ये उसका दरबारी कवि था। महादंड नायक का पद भी इसी को दे रखा था। महादंड नायक का पद भी इसी के पास था। संधि विग्रहक, यानी 2 देशों के बीच में संधि वार्ता का जो कार्य किया जाता है, वह पद भी किसको दे रखा था? हरिशेन को दे रखा था। और इसी के द्वारा किसकी रचना की गई है? प्रयाग प्रशस्ति की। इसको कई बार क्या है? इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना? प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था और वर्तमान में
पुनः इलाहाबाद का नाम क्या रख दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज़ है, ये स्थापित कहाँ किया गया, कहाँ पर स्थित है ये, इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद या प्रयाग कह सकते हैं हम, इलाहाबाद या प्रयाग में। कहाँ पर है प्रयाग, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। मैप में भी कई बार पूछा जा सकता है प्रयाग या इलाहाबाद जगह बढ़ने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट अपन को याद रखना है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की गई है, ये देखा आपको दिख रही है कौन सी भाषा में लिखी गई, आपको ध्यान रखना है इसकी भाषा। प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा है, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसकी रचना की गई है। कौन सी भाषा में की गई है, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी लिपि में इसको लिखा गया है, तो लिपि थी इसकी ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी इसकी, ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत इसको लिखा गया है। तीसरा पूछा जाता है इसकी कौन सी शैली है, तो शैली है इसकी चंपू शैली। कौन सी शैली है, चंपू शैली का मतलब क्या होता है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, वह शैली कहलाती है चंपू शैली। कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन आपका प्रयाग प्रशस्ति पर लेख पूरा डिटेल पूछी जा सकती है, तो उसमें आपको पूरा लिखना है, रचना किसके द्वारा की गई, कहाँ स्थित है, भाषा कौन सी प्रयोग की गई इस पे, लिपि कौन सी इसकी और किस शैली में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है ये उसी लेख पर स्थित है जहाँ पर इसमें अशोक के अभिलेख भी इसके ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है ना, अशोक के अभिलेख भी इसी में लिखे गए हैं प्रयाग प्रशस्ति के अंदर, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों, उसकी दिग्विजय, उसकी राज्यारोहण, उसकी उपाधियों के बारे में लिखा हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को और किन उपाधियों से जाना गया है। तो इसमें कौन कौन सी उपाधि दी है, सबसे पहले तो दी हुई है कविराज की उपाधि। कौन सी उपाधि दी हुई है, कविराज की उपाधि, कविराज कहा गया है। ठीक है। दूसरी उपाधि संगीत व गायन में दक्षता के कारण गुरु तुम्बरु व नारद को लज्जित करने वाला गायन में वो निपुण था, संगीत में निपुण था समुद्रगुप्त, क्योंकि उस समय कैसे हमें सिक्के मिले हैं जिस पे कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण था और उसके संगीत में बहुत ही रुचि थी। इसके अलावा क्या उपाधि दी गई है, लाख गायों का दानी। लाख गायों का दानी कहा गया है। इसके बाद उच्च कोटि का विद्वान। उच्च कोटि का विद्वान और विद्या का संरक्षक भी कहा गया है। विद्या का संरक्षक और धर्म का प्राचीर। ये सारी उपाधियां हमें किस में मिलती हैं, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत मिलती है। किसकी ये सारी उपाधियां, समुद्रगुप्त की। किसकी हैं, समुद्रगुप्त की सारी उपाधियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इसमें हमें ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जो भी युद्ध किए थे उनमें सभी में उसको विजय प्राप्त हुई थी, वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत ही मिलती है। एक चीज और हमें ये देखने को मिलती है कि श्रीलंका का जो राजा था मेघवर्मन, श्रीलंका का राजा क्या नाम था उसका, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में कई बार पूछा जाता है कि किस राजा ने
समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो कौन था वह? श्रीलंका का राजा मेघवर्मन। किसकी अनुमति मांगी? गया जो जगह है वहाँ गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी। ठीक है, तो ये बात पे आपको ध्यान होनी चाहिए। बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। ओके, ये ध्यान होना चाहिए आपको। 1 नंबर में अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। श्रीलंका का राजा कौन था? मेघवर्मन था, जिसने बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से मांगी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं समुद्रगुप्त की विजय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 4 नंबर क्वेश्चन में भी पुटअप किया जा सकता है ये क्वेश्चन, और कई बार समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान शासक था, कैसे उसकी उपलब्धियों का उल्लेख करो, इसको भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है। हालांकि लॉन्ग की चांसेस कम है, 4 नंबर के क्वेश्चन में ही ज्यादा पुटअप किया जाता है ये क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों या उसकी विजयों का उल्लेख करो। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों में सबसे पहली विजय उसकी आर्यवर्त की विजय। आर्यवर्त विजय यानी उत्तर भारत की विजय है। आर्यवर्त कौन सा है? उत्तर भारत की विजय आएगी इसके अंदर। अब उत्तर भारत के अंतर्गत उसने 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को? 9 राजाओं को उसने पराजित किया था। अब 9 राजा कौन कौन थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत समुद्रगुप्त ने किन राजाओं को पराजित किया था, इनके प्रति कौन सी नीति अपनी थी उसने? राज प्रसभोद्धरण की नीति। पहले अपन देखते हैं राजा कौन कौन थे। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये 9 राजा थे जिनके ऊपर उसने अधिकार किया था। किस नीति के तहत? राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत। राज प्रसभोद्धरण की नीति के तहत क्या क्या होती है? बलपूर्वक किसी राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। ये होती है राज प्रसभोद्धरण की नीति। कई बार पूछा जाता है कि राज प्रसभोद्धरण की नीति समुद्रगुप्त ने किन के प्रति अपनाई थी? उत्तर भारत के राज्यों के साथ में। ठीक है ना। और इस नीति के तहत उसने 9 राजाओं को पराजित किया था। उन 9 राजाओं के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये 9 राज्य थे जिसको उसने पराजित किया था और इसको अपने साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट उसकी विजय आती है दक्षिणापथ की विजय। दक्षिणापथ की विजय में उसने क्या था? 12 राज्यों को अपने अधीन किया था। कितने राज्यों को? 12 राज्यों पर अधिकार किया था। किस नीति के तहत? ये नीति भी आपको ध्यान होनी चाहिए। नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। क्या थी नीति अभी बताती हूँ। पहले आप देखो कि 12 राज्य कौन से थे दक्षिण भारत के। कौशल, महाकांतर, कोरल, कोट्टुर, पिष्टपुर, एरनपल्ली, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पल्लक, देवराष्ट्र, कुशलपुर। ये 12 राज्य थे जहां पर समुद्रगुप्त ने किस नीति के तहत अधिकार किया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अब ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति क्या थी? ग्रहण का मतलब होता है किसी पर अपना, देखो अलग अलग संधि विच्छेद करके देखते हैं तो ग्रहण का मतलब होता है अधिकार करना। ठीक है ना। इसने युद्ध किया, आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। मोक्ष का मतलब होता है छोड़ देना। और अनुग्रह का मतलब होता है राज्य को लौटा देना। मतलब इसने क्या किया? दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण किया,
उस पर अपना अधिकार किया। उसके बाद में वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, उन्हीं राजाओं को वह अपना उनका राज्य वापस लौटा दिया। ये थी नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कारण क्या था इसके पीछे? क्योंकि समुद्रगुप्त जो कि उत्तर भारत में मगध पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार वहां से नियंत्रण कर रहा था, तो उसको ये चीज पता थी कि वह इतनी दूर बैठा हुआ प्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत पर अपना पूरा शासन स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। हालांकि ये मुश्किल नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था जितना कि वह समझ रहा था। उसको ये ध्यान, बात उसकी दूरदर्शिता, उसको ये ध्यान थी, दूरदर्शिता थी उसकी कि वह इतनी दूरी से यहाँ पर दक्षिण भारत में शासन स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए इसने इनको अपने अधीन किया और अधीन करने के बाद इनको पुनः मुक्त करके उनका राज्य वापस उनको लौटा दिया। यानी देखा जाए तो दक्षिण भारत की भी अपन ने मैप में देखी थी, मैप में अपन ने देखा था ना कि जो एरिया था वह खाली पड़ा था। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि दक्षिण भारत का ये जो येलो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी गुप्तों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं था। ये साम्राज्य जो था वो पुनः इनको इनके हाथों में डाल दिया गया था, उनको सौंप दिया गया था। ठीक है ना। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों पर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं उसकी विजय। मध्य भारत के आट्विकों पर विजय। मध्य भारत के आट्विकों को क्या किया? ये भी इनसे भयभीत हो गए थे, समुद्रगुप्त की विजय से भयभीत हो गए थे और इन्होंने इनके पास आ गए स्वयं और इनके भृत्य बन गए। भृत्य का मतलब क्या होता है? दास या सेवक बना लेना। ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त ने इनको अपना दास या सेवक बना लिया आट्विकों को। ठीक है। नेक्स्ट उसकी विजय देखते हैं। सीमांत राज्यों और गणराज्यों की विजय। सीमांत राज्य कौन कौन से हैं? सीमांत राज्य यानी उसकी सीमा के बॉर्डर पर उत्तर पूर्व दिशा में कौन कौन से राज्य थे? समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तपुर, ये जो क्षेत्र थे ये सीमांत उत्तर पूर्व दिशा के थे। यहाँ पर कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौन सी थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यानी कुछ क्षेत्र जो थे सीमांत क्षेत्र के राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणतंत्रात्मक शासन वाले थे। तो उत्तर पूर्व दिशा के जो सीमांत राज्य थे वहां पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और पश्चिम भारत के जो गणराज्य है, पश्चिम भारत में हम एरिया कौन सा लेंगे? राजस्थान का है, गुजरात का है और कुछ हिस्सा एमपी का, मध्य प्रदेश का। इन तीनों क्षेत्रों के जो क्षेत्र थे वहां पर कैसे शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें प्रमुख रूप से आभीर, अर्जुनायन, मालव, यौदेय, मद्रक, प्रार्जुन, संकानेक, काक और खरपरिक, ये सारे राज्य जो थे इन पर भी उसने अपना एकाधिकार स्थापित किया। अब यहाँ जो राज्य थे सीमांत प्रदेश, उसके साथ उसने कौन सी नीति अपनाई? सबसे पहली नीति इसमें देखो, सर्वदानाज्ञाकरणम प्राणामागमन की नीति। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है सर्वदानाज्ञाकरणम का मतलब है कि ये जो राज्य होंगे इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और सर्वदान यानी इसको समुद्रगुप्त को कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसका अनुकरण करेंगे आज्ञाओं का। यानी अनुकरण मतलब उसके राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है उन्हीं नीतियों के आधार पर जैसा वह समुद्रगुप्त चाहता है वैसा ही वो अपने राज्य में उनके आदेश की पालना करके उनके नियमों का प्रतिपादन करके शासन का संचालन करेगा। प्राणायागमन का मतलब है अभिवादन करेगा। किसका? समुद्रगुप्त का। दरबार में उपस्थित होना है तो अभिवादन करने के लिए भी उपस्थित होंगे। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। यानी कि एक तरह से इसके अधीन हो गए। यहाँ पर इनको निश्चित रूप से शासन व्यवस्था किसकी चलेगी? समुद्रगुप्त, गुप्तों के अनुसार चलेगी और इनके द्वारा जो टैक्स लिया जाएगा, इन क्षेत्रों का जो टैक्स होगा वो यहाँ के राजा जो है वह किसको देंगे? समुद्रगुप्त को देंगे। और समुद्रगुप्त के सामने अभिवादन करने के हिसाब से, अभिनंदन करने के हिसाब से उसके दरबार में उपस्थित भी होंगे। यानी एक तरह से ये सारे किसके अधीन हो गए? समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। नेक्स्ट विजय हम देखते हैं, विदेशी राज्यों द्वारा अधीनता मानना। अब विदेशी शासक जो थे बाहर से कौन कौन से थे? कुषाण है, शक है, मुरंड है और श्रीलंका के शासक। ये जो भारत के बाहर के शासक थे इन्होंने भी समुद्रगुप्त की विजयों के साथ में, समुद्रगुप्त की जो विजय उपलब्धियां चल रही थी, उसकी जो युद्ध नीति चल रही थी, उसके लिए इन सभी विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई थी? सबसे पहला है आत्मनिवेदन की। आत्मनिवेदन के मतलब क्या होता है कि अपने आप को किसी के आगे समर्पित कर देना, यानी अधीनता स्वीकार कर लेना। यानी इन्होंने बिना कोई युद्ध किए हुए, बिना
युद्ध किए हुए अधीनता स्वीकार कर लेना, अधीनता स्वीकार कर लेना। ये तो थी आत्मनिवेदन की चीज, आत्मनिवेदन की नीति। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्योपायन। कन्योपायन का मतलब क्या है? कुछ विदेशी शासकों ने अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ करवा दिया? गुप्त शासकों के साथ में करवा दिया, अपनी और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे उनका क्षेत्र भी अप्रत्यक्ष रूप से किसके अधिकार में आ गया? गुप्तों के अधिकार में, समुद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त शासकों के साथ करवा दिया। ओके, नेक्स्ट नीति कौन सी थी? गुरुत्वमंदकित स्विषय भुक्ति शासन याचना की नीति। मतलब क्या है? गुरुत्वमंदकित मतलब गुरु यानी समुद्रगुप्त के यानी शासक के आदेशों को अंकित करवाया, मतलब उनको लिखवा दिया। ठीक है, अंकित करवाया। कहाँ पर? स्व यानी अपने, विषय और भुक्ति क्या है? जैसे प्रांत और जिले होते हैं ना, जिले व प्रांतों में, जिले व प्रांतों में। शासन याचना की नीति यानी शासन की अनुकरण की नीति, शासन के अनुकरण की नीति। यानी काफी ऐसे विदेशी शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में क्या किया? समुद्रगुप्त के आदेशों की पालना को, नियमों को, शासन के नियमों को एक जगह अंकित करवा दिया, जहां पर उसी के आधार पर जनता जो है उसका पालन करती थी, और यहाँ के शासक भी उन्हीं आदेशों के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते थे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।